क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया? या आप किसी जरूरी मीटिंग में अपनी बात रख रहे हैं पर कोई आप पर ध्यान ही नहीं दे रहा? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सही होते हुए भी अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे हैं? या शायद आप बस ये चाहते हैं कि लोग आपको ज्यादा पसंद करें, आपकी मौजूदगी में अच्छा महसूस करें और आपके दोस्त बनना चाहें? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनटों में से एक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम किसी आम किताब की बात नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसे खजाने के पन्ने पलटने जा रहे हैं, एक ऐसी जादुई किताब के राज खोलने जा रहे हैं जिसने पिछले 80 सालों में दुनिया के सबसे कामयाब नेताओं, सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स और करोड़ों आम लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी किताब जिसके सिद्धांत आज भी उतने ही ताजे और असरदार हैं जितने सालों पहले थे। मैं बात कर रहा हूं डेल कार्नेगी की अमर रचना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, यानी लोक व्यवहार, दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने की कला। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये इंसानी रिश्तों को समझने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये आपको वो चाबी देती है जिससे आप लोगों के दिलों और दिमाग के ताले खोल सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अपने रिश्तों में एक नई जान फूंकने के लिए और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करने के लिए, तो अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस को कुछ देर के लिए साइड कर दीजिए और मेरे साथ चलिए इस जिंदगी बदलने वाले सफर पर। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। पार्ट 1, लोगों को संभालने के बुनियादी तरीके, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। इस पार्ट में डेल कार्नेगी हमें वो 3 सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल नियम बताते हैं जो इंसानी व्यवहार की नींव है। अगर आपने सिर्फ इन 3 सिद्धांतों को अपनी आदत बना लिया, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपके साथ कैसे अलग तरह से पेश आने लगते हैं। ये वो नींव है जिस पर एक मजबूत और शानदार इमारत खड़ी होती है। तो पहला सिद्धांत है, आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचिए, हम दिन में कितनी बार किसी ना किसी की आलोचना करते हैं। अपने बॉस की, अपने कोवर्कर की, सरकार की, ट्रैफिक की, मौसम की, या घर आकर अपने लाइफ पार्टनर या बच्चों की। शिकायत करना, नुक्स निकालना, कमियां गिनना, ये हमारी आदत में शुमार हो चुका है। कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कोई भी स्थायी बदलाव नहीं आता, बल्कि होता यह है कि सामने वाला इंसान तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए बहाने खोजने लगता है। उसका ईगो, उसका स्वाभिमान आहत हो जाता है और मन ही मन वो आपको नापसंद करना शुरू कर देता है। आलोचना एक खतरनाक चिंगारी की तरह है जो स्वाभिमान के बारूद को कभी भी भड़का सकती है और इससे पैदा हुई आग सालों तक रिश्तों को जलाती रहती है। कार्नेगी एक बहुत मशहूर अपराधी टूगन क्राउली का उदाहरण देते हैं। क्राउली एक पुलिस ऑफिसर की हत्या के जुर्म में पकड़ा गया था। जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जा रहा था तो क्या उसने कहा कि हाँ, ये मेरी गलती है? नहीं, उसके आखिरी शब्द थे, लोगों को मारने के लिए मुझे ये सजा मिल रही है, पर मैंने तो बस अपनी हिफाजत की थी। सोचिए, एक खूंखार अपराधी भी खुद को गलत नहीं मान रहा था, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे सहकर्मी, हमारे दोस्त या हमारे परिवार वाले, जिन्हें हम छोटी छोटी बातों के लिए कोसते हैं, वो अपनी गलती मान लेंगे? इसका एक और बेहतरीन उदाहरण अब्राहम लिंकन की जिंदगी से मिलता है। अपनी जवानी में लिंकन न सिर्फ लोगों की खुलकर आलोचना करते थे, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हुए कविताएं और खत भी लिखते थे। एक बार उन्होंने एक घमंडी नेता का इतना मजाक उड़ाया कि उस नेता ने उन्हें तलवारबाजी के लिए चुनौती दे दी। ये तो किसी तरह बात संभल गई और लिंकन की जान बच गई। उस दिन के बाद लिंकन ने एक सबक सीखा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में उतार लिया कि किसी की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपनी नर्म दिली और लोगों को समझने की कला के लिए जाने गए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम आलोचना ना करें तो क्या करें? क्या हम गलतियों को नजरअंदाज कर दें? नहीं, कार्नेगी कहते हैं, आलोचना करने के बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश करें। ये जानने की कोशिश करें कि वो इंसान जो भी कर रहा है वो आखिर क्यों कर रहा है। हर इंसान के काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है।
अगर आप उस वजह को समझ गए तो आप उस इंसान को समझ जाएंगे, और जब आप किसी को समझते हैं तो आप उससे नफरत नहीं कर सकते। अगली बार जब आपका कोई कोवर्कर काम में गड़बड़ करे तो उसे सबके सामने डांटने के बजाय अकेले में चाय पर बुलाइए और पूछिए, क्या सब ठीक है? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ परेशान हो, क्या कोई ऐसी बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? यकीन मानिए, इस एक सवाल का असर आपकी 100 शिकायतों से ज्यादा होगा। तो आज से एक चैलेंज लीजिए, 24 घंटे के लिए किसी की भी आलोचना मत कीजिए, किसी भी बात की शिकायत मत कीजिए, और देखिए कि आपकी दुनिया में क्या फर्क आता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, लोगों की सच्ची और ईमानदार तारीफ करें। इंसान की सबसे गहरी, सबसे तीव्र इच्छा क्या होती है? पैसा? सेहत? प्यार? डेल कार्नेगी कहते हैं, नहीं, इंसान की सबसे गहरी भूख होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा, द डिजायर टू बी इम्पॉर्टेंट। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारे अच्छे काम को सराहें, हमारी कदर करें। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो आप उसकी इसी सबसे गहरी भूख को शांत करते हैं, और वो इंसान आपको हमेशा याद रखता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, सच्ची तारीफ और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। चापलूसी, फ्लैटरी, झूठी होती है, वो सिर्फ मतलब से की जाती है और सामने वाला उसे 1 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। चापलूसी कहती है, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। लेकिन सच्ची तारीफ, अप्रिसिएशन, वो दिल से निकलती है, वो निस्वार्थ होती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारी इस खूबी को देखा और मैं उसकी सच में कद्र करता हूं। चार्ल्स श्वाब, जो उस समय अमेरिका के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले मैनेजर्स में से एक थे, कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी खूबी लोगों से काम करवाने की उनकी काबिलियत थी। और वो ये कैसे करते थे? वो कहते थे, मैं अपने साथियों में उत्साह जगाने के लिए तारीफ और प्रोत्साहन का सहारा लेता हूं। दुनिया में कोई भी चीज इतनी असरदार नहीं है जितनी तारीफ। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करने में यकीन रखता हूं। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, पर नुक्स निकालने से नफरत करता हूं। सोच के देखिए, आपके ऑफिस में कोई है जो हमेशा साइलेंटली अपना काम करता है, पर कोई उसे नोटिस नहीं करता। एक दिन आप उसके पास जाकर कहते हैं, सुनीता, मैंने वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी थी, जिस तरह से तुमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया था वो कमाल का था। सीरियसली ब्रिलियंट वर्क। वो 2 शब्द ब्रिलियंट वर्क सुनीता के लिए उस दिन का, शायद उस हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा बन सकते हैं। वो और मेहनत से काम करेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसके काम को देखा और सराहा। ये तारीफ किसी के लिए सूरज की रोशनी जैसी होती है, जिसके बिना कोई भी इंसान खिल नहीं सकता। हम अक्सर अपने बच्चों और दोस्तों को उनकी गलतियों के लिए टोकते रहते हैं, पर जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो हम चुप रह जाते हैं। हमें इसे बदलना होगा। अपने आसपास देखिए, वो डिलीवरी बॉय जो बारिश में भी आपका खाना लेकर आया, उसे एक मुस्कान के साथ थैंक यू बोलिए। आपकी माँ ने जो खाना बनाया है उसकी तारीफ में 2 शब्द कहिए। अपने दोस्त को बताइए कि उसकी कौन सी आदत आपको सबसे अच्छी लगती है। सच्ची तारीफ वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिटर्न की गारंटी होती है। ये कुछ खर्च नहीं करती, पर कमाकर बहुत कुछ देती है। और अब पार्ट 1 का तीसरा और शायद सबसे पावरफुल सिद्धांत, सामने वाले इंसान के मन में उस काम को करने की तीव्र इच्छा जगाइए। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। यह सिद्धांत कहता है कि लोगों से अपनी बात मनवाने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है यह पता लगाना कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे ये दिखाना कि वो चीज उसे कैसे मिल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम हमेशा ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। मुझे ये रिपोर्ट कल सुबह तक चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपना कमरा साफ करो। मुझे ये डील चाहिए। मैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग आपके मैं में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वे अपने मैं में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको उनकी नजर से दुनिया को देखना होगा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मछली पकड़ना। अगर आपको मछली पकड़नी है तो आप कांटे में क्या लगाते हैं? वो जो आपको पसंद है, जैसे स्ट्रॉबेरी और क्रीम, या वो जो मछली को पसंद है, जैसे केंचुआ? जाहिर है केंचुआ। तो फिर हम इंसानों के साथ ये गलती क्यों करते हैं? हम उन्हें वो चारा क्यों नहीं देते जो उन्हें पसंद है? मान लीजिए आप अपने छोटे बेटे को सिगरेट पीने से रोकना चाहते हैं। आप उसे लेक्चर देंगे, सिगरेट मत पियो, ये तुम्हारी सेहत के लिए खराब है, तुम्हें कैंसर हो जाएगा। क्या वो सुनेगा? शायद नहीं।
लेकिन अगर आप उसे ये बताएं कि देखो बेटा, सिगरेट पीने से तुम्हारी स्टैमिना कम हो जाएगी और तुम स्कूल की बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। अब आपने बात को उसके वांट से, उसकी इच्छा से जोड़ दिया है। अब वो आपकी बात पर ध्यान देगा क्योंकि बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट होना वो चाहता है। ये सिद्धांत हर जगह काम करता है, बिजनेस में, घर में, रिश्तों में। एक सेल्समैन जो ये बताता है कि उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो ज्यादा सफल नहीं होता, लेकिन वो सेल्समैन जो ये बताता है कि उसका प्रोडक्ट ग्राहक की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, वो कामयाब होता है। तो अगली बार जब आपको किसी से कुछ चाहिए हो, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं ऐसा क्या कहूं या करूं जिससे ये इंसान खुद इस काम को करना चाहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम मेंबर एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, तो ये कहने के बजाय कि हमें टारगेट पूरा करना है, ये कहिए कि अगर हमने इस टारगेट को पूरा कर लिया तो कंपनी में हमारी टीम की विजिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी और ये तुम्हारे प्रमोशन के लिए कितना अच्छा होगा। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, मुझे क्या चाहिए से तुम्हें क्या मिलेगा पर आना, और ये शिफ्ट जादू की तरह काम करता है। तो ये थे पार्ट 1 के वो 3 बुनियादी पत्थर। पहला, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचिए क्योंकि ये सिर्फ नफरत पैदा करती है। इसके बजाय लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, सच्ची और ईमानदार तारीफ करने की आदत डालिए, ये लोगों के लिए प्रोत्साहन का सबसे बड़ा सोर्स है। और तीसरा, हमेशा ये सोचिए कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी बात को उसके फायदे से जोड़कर पेश कीजिए। ये तीनों सिद्धांत मिलकर एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। ये आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, जिसकी बात लोग सुनना चाहते हैं और जिसके लिए लोग काम करना चाहते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, इस किताब के खजाने का पहला दरवाजा है। अगर ये 3 सिद्धांत इतने पावरफुल हैं, तो सोचिए जब आप वो 6 ठोस तरीके सीखेंगे जिनसे लोग आपको देखते ही पसंद करने लगेंगे। जानना चाहते हैं वो राज, वो रहस्य जो आपको किसी भी महफिल का स्टार बना सकते हैं? तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगले पार्ट में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, हमारे सफर यानी डेल कार्नेगी की रिवोल्यूशनरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को समझने की इस यात्रा में हम अब अपने दूसरे पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछले पार्ट में हमने वो 3 बुनियादी सिद्धांत सीखे जो इंसानी रिश्तों की नींव हैं: आलोचना न करना, सच्ची तारीफ करना और सामने वाले के मन में इच्छा जगाना। वो सिद्धांत हमें एक ऐसा इंसान बनने में मदद करते हैं जिसे लोग नापसंद न करें। लेकिन सिर्फ नापसंद न किया जाना ही तो काफी नहीं है ना। असली जादू तो तब होता है जब लोग आपको पसंद करने लगें, जब आपकी मौजूदगी उन्हें अच्छी लगे, जब वे आपसे बात करना चाहें और जब वे आपको अपना दोस्त बनाने के लिए उत्सुक हों। तो सवाल ये है कि ये कैसे होता है? क्या कुछ लोग पैदाइशी चार्मिंग होते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं नहीं, ये एक कला है, एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है। और पार्ट 2 में वो हमें यही सिखाते हैं। अगर पार्ट 1 एक मजबूत नींव बनाना था, तो पार्ट 2 उस पर एक खूबसूरत और आकर्षक ढांचा खड़ा करना है। इस पार्ट में कार्नेगी हमें वो 6 ठोस और प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जिनसे आप लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना सकते हैं। ये वो तरीके हैं जो आपको एक ऐसा इंसान बना देंगे जिसकी तरफ लोग चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला सिद्धांत है, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अब 1 मिनट के लिए रुकिए और इस लाइन को फिर से पढ़िए। दूसरों में दिलचस्पी लीजिए। हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। हम पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे लोग हमें दिलचस्पी लें। हम उन्हें अपनी कामयाबियों के बारे में बताते हैं, अपनी छुट्टियों की तस्वीरें दिखाते हैं, अपने शानदार आइडिया सुनाते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि दुनिया हम पर फोकस करे। लेकिन डेल कार्नेगी एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि आप दूसरों में दिलचस्पी लेकर 2 महीने में उतने दोस्त बना सकते हैं जितने आप 2 साल में भी नहीं बना पाएंगे अगर आप सिर्फ ये कोशिश करते रहे कि दूसरे आप में दिलचस्पी लें। ये एक लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक कुत्ता। हम कुत्तों से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि एक कुत्ता ही दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं करता। एक मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, एक गाय को दूध देना पड़ता है, पर एक कुत्ता आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार देता है।
जब आप काम से घर लौटते हैं तो वो दरवाजे पर पूंछ हिलाता हुआ आपका इंतजार कर रहा होता है। वो आप पर ऐसे कूदता है जैसे वो आपसे मिलकर दुनिया का सबसे खुश जीव बन गया हो। वो आप में 100% जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है और इसीलिए हम उसे इतना चाहते हैं। अब इंसानों की दुनिया में लौटते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे पसंदीदा राष्ट्रपतियों में से एक थे। व्हाइट हाउस में काम करने वाले लोग भी उनसे बहुत प्यार करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रूजवेल्ट हर एक इंसान में सच्ची दिलचस्पी लेते थे। उनकी एक खासियत थी कि वो जब भी किसी से मिलने वाले होते थे तो एक रात पहले उस विषय पर पढ़कर सोते थे जिसमें उस मेहमान की रुचि हो। कल्पना कीजिए, आप राष्ट्रपति से मिलने गए हैं और आपको तितलियां इकट्ठा करने का शौक है, और राष्ट्रपति आपसे बैठकर तितलियों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में बात करने लगे। आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। रूजवेल्ट जानते थे कि किसी के दिल तक पहुंचने का शाही रास्ता वही है जो उसकी सबसे पसंदीदा चीजों से होकर गुजरता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ अपने बारे में बात मत कीजिए, उनसे उनके बारे में पूछिए। आजकल आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? छुट्टियों में कहाँ गए थे? कैसा रहा अनुभव? मैंने सुना है आपको फोटोग्राफी का शौक है, क्या कुछ नया क्लिक किया? और जब वो जवाब दें तो सच में सुनिए, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछिए, उनकी आंखों में देखिए, दिखाइए कि आप सच में उनकी कहानी में इंटरेस्टेड हैं। दूसरों में दिलचस्पी लेना दोस्ती की खाद की तरह है, जितना डालेंगे रिश्ता उतना ही मजबूत और हरा भरा होगा। दूसरा सिद्धांत, और शायद पूरी किताब का सबसे आसान और सबसे असरदार सिद्धांत, मुस्कुराइए। जी हां, बस इतना ही, मुस्कुराइए। एक सच्ची दिल से निकली हुई मुस्कान बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाती है। वो कहती है, मैं आपको पसंद करता हूं, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर एक गुडविल का मैसेंजर है, एक दूत है जो सामने वाले को बताता है कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आज की दुनिया में हम अक्सर गंभीर चेहरे लेकर घूमते हैं। काम का स्ट्रेस, डेडलाइंस का प्रेशर, हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं। लेकिन एक मुस्कान की कीमत कुछ नहीं होती, पर यह पैदा बहुत कुछ करती है। ये उसे अमीर बनाती है जो इसे पाता है, और उसे गरीब नहीं करती जो इसे देता है। ये एक पल में होती है, पर इसकी याद कभी कभी हमेशा के लिए रह जाती है। यहां एक बात समझना जरूरी है, कार्नेगी एक झूठी बनावटी मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक मैकेनिकल ग्रिन नहीं, बल्कि एक सच्ची दिल की गहराइयों से निकली मुस्कान की बात कर रहे हैं। एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक पहुंचे। अगर आपका मुस्कुराने का मन नहीं कर रहा तो क्या करें? कार्नेगी एक तरीका बताते हैं। खुद को मुस्कुराने के लिए फोर्स कीजिए। अकेले में गुनगुनाने या कोई खुशमिजाज गीत गाने की कोशिश कीजिए। ऐसे एक्ट कीजिए जैसे आप पहले से ही खुश हैं, और आप देखेंगे कि एक्शन और फीलिंग साथ साथ चलते हैं। आपके खुश होने का नाटक आपको सच में खुश बना देगा। एक न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर की कहानी है, जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और वो बहुत परेशान रहता था। उसने कार्नेगी की सलाह पर एक हफ्ते मुस्कुराने का प्रयोग करने का फैसला किया। हर सुबह जब वो ऑफिस जाता तो लिफ्टमैन को एक बड़ी सी मुस्कान देकर कहता, गुड मॉर्निंग। वो अपने ऑफिस के गार्ड को मुस्कुराकर देखता, सबवे के टिकट काउंटर पर मुस्कुराता, स्टॉक एक्सचेंज में उन लोगों को देखकर मुस्कुराता जिनसे वो पहले मुंह फेर लेता था। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उसका ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग उससे बात करने लगे, उसके पास ज्यादा बिजनेस आने लगा, और उसकी पूरी जिंदगी में एक नई पॉजिटिव एनर्जी आ गई, सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से। तो आज, अभी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए और इसे बनाए रखिए। आप महसूस करेंगे कि दुनिया भी आपको देखकर मुस्कुरा रही है। तीसरा सिद्धांत, और ये आपकी सोशल स्किल्स को कई गुना बढ़ा सकता है। याद रखिए कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा और सबसे जरूरी शब्द होता है। रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड। आपका नाम आपकी पहचान है, या आपको भीड़ से अलग करता है। जब कोई आपका नाम याद रखता है और आपको आपके नाम से बुलाता है, तो वो आपको एक अनकहा सम्मान दे रहा होता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, कि आप सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक व्यक्ति हैं। नेपोलियन तृतीय, फ्रांस का सम्राट, इस बात पर गर्व करता था कि वो हर उस इंसान का नाम याद रख सकता था जिससे वो मिलता था। जिम फार्ले, जिन्होंने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में मदद की, कहते थे कि वो 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से जानते थे। ये उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज था। जब आप किसी का नाम भूल जाते हैं तो आप अनजाने में एक नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं। आप कहते हैं, आप मेरे लिए इतने जरूरी नहीं थे कि मैं आपका नाम याद रखने की जहमत उठाता।
तो लोगों के नाम कैसे याद रखें? इसके कुछ आसान तरीके हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलें तो उनके नाम को ध्यान से सुनें। अगर समझ ना आए तो दोबारा पूछने में हिचकिचाए नहीं। बातचीत के दौरान उनके नाम को 1-2 बार इस्तेमाल करें, जैसे राहुल, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, या तो पूजा, आप कहाँ से हैं? जब आप अकेले हों तो उस व्यक्ति के नाम को उसके चेहरे और काम के साथ जोड़ने की कोशिश करें। आप चाहें तो एक छोटी डायरी में भी नाम लिख सकते हैं। ये थोड़ी मेहनत जरूर है, पर इसका इनाम बहुत बड़ा है। कल्पना कीजिए आप एक पार्टी में हैं। एक इंसान आपसे आके कहता है, हे कैसे हो, और दूसरा कहता है, हे राहुल कैसे हो। किस कॉन्वर्सेशन में आपको ज्यादा अपनापन और सम्मान महसूस होगा? जवाब आप जानते हैं। किसी का नाम याद रखना एक छोटी सी बात लग सकती है, पर यह रिश्तों पर बड़ा असर डालती है। चौथा सिद्धांत है, एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। ज्यादातर लोग जब किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो वे सुनने के लिए नहीं सुनते, वे जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब सामने वाला बात कर रहा होता है तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि इसके बाद मैं क्या कहूंगा। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो नहीं है जो बहुत अच्छी बातें करता है। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो है जो बहुत अच्छा सुनता है। डेल कार्नेगी एक पार्टी की कहानी बताते हैं। उस पार्टी में उनकी मुलाकात एक मशहूर बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री से हुई थी। कार्नेगी ने उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में सवाल पूछे और घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे, जबकि कार्नेगी को पौधों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पार्टी के अंत में उस बॉटनिस्ट ने पार्टी के होस्ट से कहा कि मिस्टर कार्नेगी दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। सोचिए, कार्नेगी ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, उन्होंने ध्यान से सुना था। जब आप किसी को अपनी पूरी अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं तो आप उसे सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। इसका मतलब है कि आप बातचीत के दौरान अपना फोन नहीं देख रहे, इधर उधर नहीं ताक रहे और बीच में अपनी कहानी सुनाने के लिए उसे काट नहीं रहे। आप सिर्फ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। खुले सवाल पूछें, जैसे उस ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा क्या था, बजाय इसके पूछने के क्या ट्रिप अच्छी थी। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं पाते, आप एक रिश्ता बनाते हैं। लोगों को वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद आता है जो उन्हें बोलने का मौका देता है। तो अगली बार कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग आपको कितना पसंद करने लगे हैं। पांचवां सिद्धांत, हमेशा सामने वाले व्यक्ति की रुचि के बारे में बात कीजिए। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। यह सिद्धांत पहले सिद्धांत दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेने का अगला कदम है। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाले की रुचि किस चीज में है तो उसी के बारे में बात छेड़ दीजिए। अगर आप एक ऐसे क्लाइंट से मिल रहे हैं जिसे गोल्फ खेलना पसंद है तो बिजनेस की बात शुरू करने से पहले गोल्फ के बारे में बात कीजिए। अगर आपका दोस्त एक पैशनेट बेकर है तो उससे उसकी लेटेस्ट केक रेसिपी के बारे में पूछिए। जब आप लोगों से उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, वे उत्साहित हो जाते हैं और वे उस उत्साह और खुशी को आपसे जोड़ते हैं। आप तुरंत उनके लिए एक इंटरेस्टिंग इंसान बन जाते हैं क्योंकि आप उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। ये दिखाता है कि आपने उन पर ध्यान दिया है, कि आप उन्हें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखते हैं। किसी के दिल का रास्ता उसकी पसंद की बातों से होकर जाता है। और अब इस पार्ट का छठा और अंतिम सिद्धांत, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ये ईमानदारी से करें। मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। यह सिद्धांत इस पूरे पार्ट की आत्मा है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, अपने मन की गहराई में महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों से। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादुई शब्द हैं। ये दिखाते हैं कि आप सामने वाले के समय और मौजूदगी की कदर करते हैं। जब कोई आपके लिए दरवाजा खुला रखे तो उसे देखकर मुस्कुराएं और धन्यवाद कहें। जब कोई आपका ऑर्डर ले तो उसे सम्मान दें। जब कोई आपकी मदद करे तो उसकी सराहना करें। यहाँ भी ईमानदारी बहुत जरूरी है। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का मतलब चापलूसी करना नहीं है। इसका मतलब है हर इंसान के अंदर की अच्छाई और गरिमा को पहचानना और उसे सम्मान देना। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से आपसे बेहतर है। उस चीज को खोजिए और उससे सीखिए
जब आप दूसरों को सच में महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे भी आपको महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। ये एक साइकिल है। तो ये थे वो 6 तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। दूसरा, दिल से मुस्कुराइए। तीसरा, लोगों का नाम याद रखिए। चौथा, एक बेहतरीन श्रोता बनिए। पांचवा, उनकी रुचि के बारे में बात कीजिए। और छठा, उन्हें ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराएं। ये 6 सिद्धांत कोई ट्रिक नहीं है। ये एक बेहतर, ज्यादा गर्मजोश और ज्यादा प्यार करने वाला इंसान बनने के गाइड पोस्ट्स हैं। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी आदत बना लेंगे तो आप पाएंगे कि दोस्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो आपकी नई पर्सनैलिटी का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। अब आपने लोगों का दिल जीतना सीख लिया है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपनी बात को उनके दिल से उनके दिमाग तक कैसे पहुंचाएं। आप कैसे किसी को अपने आइडिया से सहमत कर सकते हैं बिना किसी बहस या झगड़े के? आप कैसे ना को हाँ में बदल सकते हैं? दोस्तों, डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के हमारे इस सफर में हम 2 महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने रिश्तों की मजबूत नींव रखना सीखा और पार्ट 2 में हमने वो 6 जादुई तरीके सीखे जिनसे लोग आपको पसंद करने लगते हैं। लेकिन अब हम उस क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोग ठोकर खाते हैं। ये वो इलाका है जहां रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं, और वो है मतभेद यानी डिसएग्रीमेंट्स का इलाका। आज का सवाल यह है कि जब आपके विचार किसी और से अलग हों तो आप क्या करते हैं? आप कैसे किसी को अपनी बात के लिए राजी करते हैं, अपनी सोच पर सहमत कराते हैं? ज्यादातर लोग एक ही हथियार का इस्तेमाल करते हैं, बहस यानी आर्ग्यूमेंट। उन्हें लगता है कि वो तथ्यों, लॉजिक और ऊंची आवाज से किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। पर डेल कार्नेगी कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो आज पार्ट 3 में हम वो 12 सिद्धांत सीखने जा रहे हैं जो आपको बहस के दलदल से निकालकर सहमति के खूबसूरत पुल बनाना सिखाएंगे। ये आपको सिखाएंगे कि लोगों को अपनी सोच पर कैसे लाएं बिना उन्हें नाराज किए, बिना उनका दिल दुखाए और बिना कोई लड़ाई लड़े। ये पार्ट इस किताब का सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये एक मास्टर क्लास है पर्सुएशन की कला में। तो अपनी पूरी अटेंशन यहाँ ले आइए, क्योंकि ये 12 सिद्धांत आपके सोचने और बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसका पहला सिद्धांत है कि किसी भी बहस से जीतने का एकमात्र तरीका है कि उससे बचा जाए। The only way to get the best of an argument is to avoid it। ये लाइन अपने आप में एक क्रांति है। कार्नेगी कहते हैं कि आप कोई भी बहस जीत ही नहीं सकते। ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहस हार गए तो आप हार गए, और अगर आप बहस जीत भी गए तो भी आप हार गए। कैसे? मान लीजिए आपने अपनी जबरदस्त दलीलों से सामने वाले को चुप करा दिया, उसकी बोलती बंद कर दी। आपने साबित कर दिया कि वो गलत है। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, पर उस इंसान के बारे में सोचिए। आपने उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, उसके ईगो को कुचल दिया है। वो मन ही मन आपसे नाराज हो जाएगा। तो क्या आपने एक बहस तो जीत ली, पर एक इंसान का गुडविल हमेशा के लिए खो दिया? तो क्या यह फायदे का सौदा है? एक पुरानी कहावत है, जिस इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ मनाया जाता है वो अपनी राय पर पहले से भी ज्यादा मजबूती से कायम रहता है। बहस करने से बेहतर है मतभेद को समझना। अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो तो बहस शुरू करने की अपनी पहली प्रवृत्ति को रोकिए, रुकिए और सुनिए। समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है। उन पॉइंट्स को ढूंढिए जिन पर आप सहमत हो सकते हैं, और खुद से पूछिए, क्या यह मुद्दा इतना जरूरी है कि इसके लिए एक रिश्ता दांव पर लगाया जाए? 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। दूसरा सिद्धांत, सामने वाले के विचारों का सम्मान करें। कभी ये ना कहें आप गलत हैं। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से यूर रॉन्ग। तुम गलत हो। ये 3 शब्द किसी भी अच्छी भली बातचीत को एक लड़ाई में बदलने के लिए काफी है। जब आप किसी को सीधे सीधे गलत ठहराते हैं तो आप असल में कह रहे होते हैं, मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं। ये उनके इंटेलिजेंस पर, उनके जजमेंट पर एक सीधा हमला है, और कोई भी इस हमले को पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सहमत हों, पर आप अपनी असहमति को एक ज्यादा कुशल तरीके से पेश कर सकते हैं। महान वैज्ञानिक गैलीलियो कहते थे, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप सिर्फ उसे वो चीज खुद के अंदर खोजने में मदद कर सकते हैं। तो तुम गलत हो कहने की जगह आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि मैं इस मामले को एक अलग नजरिए से देख रहा था। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अक्सर गलत होता हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगा। चलिए एक बार तथ्यों को फिर से देखते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, ये एक जादुई वाक्य है। यह सामने वाले का गुस्सा शांत कर देता है और वो भी आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। यह दिखाता है कि आप ओपन माइंडेड हैं।
तीसरा सिद्धांत, अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी और जोरदार तरीके से मान लीजिए। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। अपनी गलती मानना ये हिम्मत का काम है। जब आप जानते हैं कि आपने कुछ गलत किया है और सामने वाला आपको टोकने ही वाला है, तो उससे पहले ही अपनी गलती मान लीजिए। जब आप खुद अपनी आलोचना करते हैं तो दूसरे को आपकी आलोचना करने का मौका ही नहीं मिलता। डेल कार्नेगी अपना खुद का उदाहरण देते हैं। एक बार वो अपने कुत्ते को बिना पट्टे के पार्क में घुमा रहे थे, जो कि कानून के खिलाफ था। एक पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया। कार्नेगी जानते थे कि वो गलत हैं। पुलिस वाले के कुछ कहने से पहले ही कार्नेगी ने कहा, ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मैं दोषी हूं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। इस रिएक्शन ने पुलिस वाले को हैरान कर दिया। उसका काम था सजा देना, पर यहां तो अपराधी ही खुद ही अपनी सजा मांग रहा था। पुलिस वाले का लहजा तुरंत बदल गया और उसने कार्नेगी को सिर्फ एक चेतावनी देकर जाने दिया। जब आप अपनी गलती तुरंत और पूरे जोर से मान लेते हैं तो आप सामने वाले का गुस्सा हवा में उड़ा देते हैं और समस्या को सुलझाने का रास्ता खोल देते हैं। लड़ने से ज्यादा अपनी गलती मान लेने में सम्मान है। चौथा सिद्धांत, किसी भी बातचीत की शुरुआत दोस्ताना तरीके से करें। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि शहद की एक बूंद जहर के 1 गैलन से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। अगर आप किसी को अपनी सोच पर लाना चाहते हैं तो पहले उसे यकीन दिलाइए कि आप उसके सच्चे दोस्त हैं। अगर कोई आपसे नाराज है और आप उसे लड़ने के अंदाज में बात शुरू करेंगे तो आप कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। पर अगर आप एक नर्म, दोस्ताना और शांत आवाज में बात शुरू करते हैं तो आप माहौल को बदल सकते हैं। सूरज और हवा की कहानी याद है? हवा ने जितनी जोर से चलने की कोशिश की, मुसाफिर ने उतना ही कस के अपना कोट पकड़ लिया। पर जब सूरज ने प्यार से अपनी धूप बिखेरी तो मुसाफिर ने खुद ही कोट उतार दिया। बातचीत की शुरुआत में तारीफ और गर्मजोशी सूरज की उस धूप की तरह काम करती है। पांचवा सिद्धांत, सामने वाले से तुरंत हाँ हाँ कहलवाए। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। इसे सुक्राती विधि या सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। जब आप किसी से बात शुरू करें तो उन मुद्दों पर बात मत कीजिए जिन पर आप असहमत हैं। उन मुद्दों से शुरू कीजिए जिन पर आप दोनों सहमत हैं। ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब सिर्फ हाँ में ही दिया जा सकता है। इससे एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम बनता है। जब कोई इंसान बार बार हाँ कहता है तो वो एक सकारात्मक और स्वीकार करने वाले फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता है। उसके बाद जब आप अपना मुख्य मुद्दा रखते हैं तो उसके ना कहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हाँ हाँ का रिस्पॉन्स एक बिलियर्ड बॉल की तरह है, जिसे आप एक दिशा में धकेलते हैं और फिर उसकी दिशा बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छठा सिद्धांत, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने का मौका दें। ज्यादातर लोग अपनी बात मनवाने के लिए खुद ज्यादा बोलने की गलती करते हैं, लेकिन समझदार लोग इसका उल्टा करते हैं। वो सामने वाले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोग अपनी समस्याओं और अपने विचारों के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए। सब्र से सुनिए। जब वो अपनी सारी भड़ास, अपनी सारी बातें निकाल देंगे, तब वो आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। सातवां सिद्धांत, सामने वाले को महसूस होने दें कि ये विचार उसी का है। क्या आपको वो विचार ज्यादा पसंद आते हैं जो दूसरे आप पर थोपते हैं, या वो जो आपको खुद आते हैं? जाहिर है वो जो आपको खुद आते हैं। तो फिर हम हमेशा दूसरों को अपने विचार क्यों बेचते रहते हैं? समझदारी इसी में है कि आप कुछ सजेशंस दें और सामने वाले को खुद नतीजे पर पहुंचने दें। उन्हें लगने दें कि ये ब्रिलियंट आइडिया उन्हीं के दिमाग की उपज है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, तो ये कहने के बजाय कि हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप कह सकते हैं, टीम, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या कोई टूल्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? आप लोग रिसर्च करके बताइए। जब वो वही सॉफ्टवेयर ढूंढ कर लाएंगे तो वो इसे पूरे दिल से अपनाएंगे, क्योंकि अब वो आपका नहीं, उनका आइडिया है। आठवां सिद्धांत, ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करें। बातचीत में सफल होने का शायद सबसे बड़ा राज यही है, सहानुभूति, एम्पथी। एक पल के लिए रुककर खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचिए, अगर मैं उसकी जगह होता, उसकी बैकग्राउंड और उसके अनुभव मेरे होते, तो मैं कैसा महसूस करता, मैं क्या सोचता? जब आप ईमानदारी से ऐसा करते हैं तो आपकी नाराजगी कम हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक कारण होता है। उस कारण को खोजिए और आप उस इंसान को समझ जाएंगे। नौवां सिद्धांत, सामने वाले के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। दुनिया में हर इंसान सहानुभूति का भूखा है। वो चाहता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे। जब कोई नाराज या परेशान व्यक्ति आपके पास आए तो बहस करने के बजाय एक जादुई वाक्य का इस्तेमाल करें। वो वाक्य है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता। ये वाक्य किसी भी बहस को तुरंत रोक देता है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, भले ही आप उनके तथ्यों से सहमत ना हो।
यह दिखाता है कि आप उनके साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। 10वां सिद्धांत, इंसान के नेक इरादों से अपील करें। हर इंसान खुद को एक अच्छा, ईमानदार और नेक इंसान समझना चाहता है। वो अपनी नज़रों में ऊंचा उठना चाहता है। जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके स्वार्थ के बजाय उसके नेक इरादों से अपील करें। एक मकान मालिक जो अपने किराएदार से किराया वसूलना चाहता था, उसे नोटिस भेजने के बजाय उससे मिलने गया। उसने कहा, मुझे पता है कि आप एक शरीफ और अपनी बात के पक्के इंसान हैं। मुझे यकीन है कि आप किराया देना चाहते हैं, पर शायद अभी कोई मजबूरी है। इस अपील ने काम किया और किराएदार ने जल्द से जल्द पैसे चुकाने का वादा किया। मान ले कि लोग ईमानदार हैं और वे अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग आपके विश्वास पर खरा उतरने की कितनी कोशिश करते हैं। 11वां सिद्धांत, अपने विचारों को नाटकीय रूप दें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सिर्फ तथ्य और आंकड़े काफी नहीं है। आपको लोगों का ध्यान खींचना पड़ता है, आपको अपनी बातों को यादगार बनाना पड़ता है, आपको शोमैनशिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक कैश रजिस्टर कंपनी के सेल्समैन को एक दुकानदार को यह दिखाना था कि उनके पुराने कैश रजिस्टर से पैसे चोरी हो रहे हैं। उसने सिर्फ ये बताया नहीं, उसने एक नाटकीय काम किया। उसने कुछ सिक्के जमीन पर फेंके और कहा, आपके हर ग्राहक के जाने पर आपका इतना पैसा यूं ही गिरकर खो रहा है। इस ड्रामे ने दुकानदार का ध्यान खींचा और उसने तुरंत नई मशीन खरीद ली। अपने आइडियाज को जिंदा कीजिए, उन्हें दिलचस्प बनाइए। और 12वां और अंतिम सिद्धांत, एक चुनौती पेश करें। थ्रो डाउन अ चैलेंज। जब कुछ और काम न करे तो एक चुनौती फेंकें। चार्ल्स श्वाब, जो कि एक स्टील मिल के मैनेजर थे, अपनी एक मिल के कम प्रोडक्शन से परेशान थे। दिन की शिफ्ट खत्म होने पर उन्होंने वर्कर्स से पूछा कि उन्होंने स्टील के कितने बैच बनाए। जवाब था 6। श्वाब ने जमीन पर चौक से एक बड़ा सा 6 लिखा और चले गए। जब रात की शिफ्ट आई तो उन्होंने वो 6 देखा और पूछा कि इसका क्या मतलब है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने और मेहनत की और सुबह जाने से पहले उस 6 को मिटाकर एक बड़ा सा 7 लिख दिया। अगले दिन की शिफ्ट ने उस 7 को देखा और उन्होंने उसे 10 बनाकर दिखा दिया। जल्द ही वो मिल उनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाली मिल बन गई। ये क्या था? ये एक चुनौती थी। लोगों को सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, उन्हें गेम चाहिए, खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए, जीतने का अवसर चाहिए। एक चुनौती लोगों के जज्बे को जगा देती है। तो ये थे वो 12 शक्तिशाली सिद्धांत, 12 चाबियां जो सहमति के दरवाजे खोलती हैं। बहस से बचना, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, अपनी गलती मानना, दोस्ती से शुरुआत करना, हाँ कहलवाना, ज्यादा सुनना, विचार को दूसरे का लगने देना, सामने वाले का नजरिया समझना, सहानुभूति रखना, नेक इरादों को जगाना, विचारों को नाटकीय रूप देना और एक चुनौती पेश करना। ये सिद्धांत आपको मैनिपुलेट करना नहीं सिखाते, ये आपको इंसानी मनोविज्ञान समझना सिखाते हैं। ये आपको एक ऐसा प्रभावशाली इंसान बनाते हैं जिसकी बात लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो अब आपने लोगों का दिल जीतना सीख लिया, उन्हें अपनी बात पर सहमत कराना भी सीख लिया। लेकिन जब आप एक लीडर की पोजीशन में हो, जब आपको किसी की गलती सुधारनी हो या उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना हो, तो ये कैसे करें बिना उन्हें नाराज किए, बिना उनका स्वाभिमान तोड़े? यही लीडरशिप की सबसे बड़ी कला है और यही हम सीखेंगे इस किताब के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पाठ में, पार्ट 4, बी अ लीडर। दोस्तों, डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की इस यात्रा में हम बहुत कुछ सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पार्ट 1 में हमने इंसानी रिश्तों की मजबूत नींव रखी। पार्ट 2 में हमने दोस्ती का वो पुल बनाया जिससे लोग हमें पसंद करने लगे। और पार्ट 3 में हमने सहमति और परसुएशन की वो कला सीखी जिससे बिना बहस किए अपनी बात मनवाई जा सके। लेकिन अब हम उस शिखर पर खड़े हैं जहां सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये परीक्षा है लीडरशिप की। लीडरशिप का मतलब सिर्फ सीईओ या मैनेजर होना नहीं है। आप एक पिता या मां के रूप में लीडर हैं, एक बड़े भाई या बहन के रूप में लीडर हैं, एक टीम के सीनियर मेंबर के रूप में लीडर हैं, या एक दोस्त के रूप में भी लीडर हैं जो किसी की मदद करना चाहता है। ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है दूसरों को बेहतर बनाने की, उन्हें बदलने की, उन्हें प्रेरित करने की। सवाल यह है कि ये कैसे किया जाए। आप किसी की गलती उसे कैसे बताएं कि वो नाराज होने की बजाय आपसे प्रेरित हो जाए। आप किसी के काम में सुधार कैसे लाएं कि उसका स्वाभिमान टूटने की जगह और मजबूत हो जाए। यही एक बॉस और एक लीडर के बीच का फर्क है। तो चलिए सीखते हैं लीडरशिप के वो 9 सुनहरे सिद्धांत जो आपको सिखाएंगे कि लोगों को कैसे बदलें बिना उन्हें नाराज किए या उनका दिल दुखाए। लीडरशिप का पहला सिद्धांत है, किसी भी बातचीत की शुरुआत सच्ची तारीफ और प्रशंसा से करें। बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन।
कल्पना कीजिए कि आपको दांत में दर्द है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। क्या डेंटिस्ट आते ही सीधे ड्रिलिंग शुरू कर देता है? नहीं, पहले वो आपको एक पेन किलर का इंजेक्शन नोवाकेन लगाता है ताकि आपको दर्द का एहसास न हो। सच्ची तारीफ और प्रशंसा वही इमोशनल पेन किलर है। जब आपको किसी की गलती बतानी हो या कोई मुश्किल बात कहनी हो तो सीधे आलोचना से शुरू करना ड्रिलिंग करने जैसा है। ये दर्द देता है और सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन एक लीडर पहले तारीफ का इंजेक्शन लगाता है। मान लीजिए आपके टीम मेंबर अमन ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें कुछ गलतियां हैं। एक बॉस कहेगा, अमन तुम्हारी रिपोर्ट में बहुत गलतियां हैं, इसे ठीक करो। लेकिन एक लीडर कहेगा, अमन इस रिपोर्ट को इतनी जल्दी पूरा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इसमें जो मेहनत की है वो साफ दिख रही है। ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। आओ साथ बैठकर देखते हैं कि इसे और भी पॉलिश्ड कैसे बनाया जा सकता है। दोनों सूरतों में अमन को रिपोर्ट ठीक करनी है, पर पहली सूरत में वो नाराज होकर करेगा और दूसरी सूरत में वो प्रेरित होकर करेगा। बस शुरुआत का फर्क है। दूसरा सिद्धांत है, लोगों का ध्यान उनकी गलतियों पर सीधे सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से खींचें। कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। यह सिद्धांत पहले वाले का ही अगला और ज्यादा कुशल कदम है। ज्यादातर मैनेजर तारीफ से शुरुआत तो करते हैं, पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो कहते हैं, अमित तुमने इस तिमाही बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने अपनी सेल्स रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं की। ये शब्द लेकिन ये सारी तारीफ पर पानी फेर देता है। जैसे ही सामने वाला लेकिन सुनता है, वो समझ जाता है कि तारीफ तो सिर्फ एक भूमिका थी, असली मुद्दा तो आलोचना करना है। तो इसका उपाय क्या है? बहुत आसान है, लेकिन को और से बदल दीजिए। अब उसी वाक्य को दोबारा देखते हैं। अमित तुमने इस तिमाही बहुत अच्छा काम किया है और अगर तुम अपनी सेल्स रिपोर्ट भी समय पर जमा कर दो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस शानदार से बेहतरीन हो जाएगा। देखा आपने, एक छोटा सा शब्द और पूरा संदेश बदल गया। अब यह आलोचना नहीं बल्कि एक प्रोत्साहन लग रहा है। सीधे उंगली उठाने की बजाय आप प्यार से सही दिशा दिखा रहे हैं। तीसरा सिद्धांत है, दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात करें। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। यह सिद्धांत आपको एक बॉस की ऊंची कुर्सी से उतारकर सामने वाले के बराबर खड़ा कर देता है। यह आपकी विनम्रता, ह्यूमिलिटी दिखाता है। जब आप किसी को उसकी गलती बताने से पहले अपनी कोई पुरानी गलती बताते हैं तो आप कहते हैं, देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, गलतियां सबसे होती हैं। यह सामने वाले के लिए आपकी आलोचना को स्वीकार करना बहुत आसान कर देता है। मान लीजिए आपका कोई नया ट्रेनी है जो बार बार एक ही गलती कर रहा है। उसे डांटने की बजाय आप कह सकते हैं, पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था और मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने इससे भी बड़ी गलती की थी। मुझे याद है एक बार मैंने अपने बॉस को। जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं तो आप उसे ये एहसास कराते हैं कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे उसका डर कम होता है और वो आपकी सलाह मानने के लिए तैयार हो जाता है। चौथा सिद्धांत है, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ये काम करो, वो काम मत करो। आदेश किसी को पसंद नहीं आते। आदेश लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। एक समझदार लीडर आदेश नहीं देता, वो सुझाव देता है, और वो भी सवालों के रूप में। ये कहने के बजाय इस प्रोजेक्ट को इस तरह से मत करो, उस तरह से करो, आप पूछ सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर हम इसे इस तरह से करने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? या क्या इसका कोई और बेहतर तरीका हो सकता है जिस पर हमने सोचा ना हो? जब आप सवाल पूछते हैं तो आप दो कमाल की चीजें करते हैं। पहला, आप सामने वाले को सोचने और अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने का मौका देते हैं। दूसरा, आप उसे फैसले की प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। जब लोगों को लगता है कि ये उनका भी फैसला है तो वो उस काम को ज्यादा जोश और जिम्मेदारी से करते हैं। पांचवां सिद्धांत, सामने वाले व्यक्ति को शर्मिंदगी से बचाएं। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। ये कितना जरूरी सिद्धांत है और हम इसे कितनी बार नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपनी बात मनवाने के लिए या अपना गुस्सा निकालने के लिए अक्सर दूसरों की भावनाओं को कुचल देते हैं। हम सबके सामने किसी को डांट देते हैं, किसी को नौकरी से निकालते वक्त उसकी बेइज्जती कर देते हैं। ये घाव बहुत गहरे होते हैं। एक महान लीडर हमेशा सामने वाले की इज्जत की परवाह करता है। वो जानता है कि किसी की गरिमा को बचाना किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है। अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती भी कर दी है तो उसे अकेले में समझाइए। अगर आपको किसी को टीम से निकालना भी पड़ रहा है तो उसे सम्मान के साथ विदा कीजिए। कुछ मिनट लगाकर की गई आपकी नर्म बातचीत किसी इंसान को जिंदगी भर की कड़वाहट से बचा सकती है। एक सच्चा लीडर कभी किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनता। छठा सिद्धांत, छोटी से छोटी तरक्की की भी तारीफ करें।
और हर तरक्की की तारीफ करें। तारीफ करने में दिलदार और प्रशंसा करने में उदार बने। ये सिद्धांत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मनोविज्ञान है। जब आप किसी जानवर को ट्रेनिंग देते हैं तो आप उसे हर सही काम पर इनाम देते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ गलतियां ढूंढते रहेंगे तो लोग कोशिश करना ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप छोटे से छोटे सुधार को भी नोटिस करके उसकी तारीफ करेंगे तो आप लोगों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका बच्चा लिखना सीख रहा है, उसकी पूरी कॉपी में टेढ़े मेढ़े अक्षर हैं। आप उसकी आलोचना करने के बजाय उस एक अक्षर को ढूंढिए जो उसने सबसे सुंदर बनाया है और कहिए, वाह, देखो तो तुमने क कितना सुंदर बनाया है, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे यकीन है तुम बाकी भी ऐसे ही बना सकते हो। ये तारीफ उस बच्चे के लिए टॉनिक का काम करेगी। तारीफ वो धूप है जिसके बिना कोई भी हुनर का पौधा खिल नहीं सकता। 7वां सिद्धांत, सामने वाले को एक अच्छी साख दें जिस पर वो खरा उतरने की कोशिश करे। अगर आप किसी इंसान को एक अच्छा लेबल दे देते हैं तो वो अक्सर उस लेबल को सच साबित करने की कोशिश करता है। शेक्सपियर ने कहा था, मान लीजिए कि आपके पास कोई गुण है, अगर आपके पास वो नहीं भी है तो। अगर आपका कोई कर्मचारी है जो अक्सर अपना काम अधूरा छोड़ देता है तो उसे आलसी कहने के बजाय एक दिन उससे कहिए, सुमित, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत जिम्मेदार इंसान हो और इसीलिए मैं ये जरूरी काम तुम्हें सौंप रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। आपने उसे एक अच्छी रेपुटेशन दे दी है जिम्मेदार होने की। अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो आपको निराश नहीं करना चाहेगा और उस काम को पूरी जिम्मेदारी से करेगा। 8वां सिद्धांत, प्रोत्साहन का प्रयोग करें। गलती को सुधारना आसान दिखाएं। यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। अगर आप किसी से कहते हैं, तुम इस काम में बिल्कुल बेकार हो, तुमसे नहीं होगा, तो आप उसकी हिम्मत और इच्छा दोनों को मार देते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, अरे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हारे अंदर सारी काबिलियत है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, चलो हम छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं, तो आप उसे हिम्मत देते हैं। उसे बताइए कि आपको उस पर भरोसा है। उसे बताइए कि उसकी गलती कोई बड़ी बात नहीं है और उसे आसानी से सुधारा जा सकता है। आपका प्रोत्साहन किसी के लिए हारा हुआ मैच जीतने की प्रेरणा बन सकता है। और अब लीडरशिप का नवा और अंतिम सिद्धांत, अपनी बात पर अमल करने में सामने वाले को खुशी महसूस कराएं। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। यह सिद्धांत इन सभी सिद्धांतों का सार है। एक सच्चा लीडर जब कोई काम सौंपता है तो वो उसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक सम्मान की तरह पेश करता है। आपको किसी को एक मुश्किल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देनी है, आप कह सकते हैं, ये लो एक और काम। या आप कह सकते हैं, प्रीति, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे एक खास लीडरशिप स्किल वाले इंसान की जरूरत है। जब मैं सोच रहा था कि ये काम किसे दूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम तुम्हारा आया। ये तुम्हारे लिए अपनी काबिलियत को सीनियर मैनेजमेंट के सामने साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब प्रीति उस काम को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखेगी। वो उसे खुशी खुशी करेगी क्योंकि आपने उसे महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस कराया है। तो ये थे लीडरशिप की वो 9 सिद्धांत जो आपको लोगों को बदलने की, उन्हें बेहतर बनाने की और उन्हें प्रेरित करने की शक्ति देते हैं। और इसी के साथ डेल कार्नेगी की इस महान किताब का हमारा सफर समाप्त होता है। हमने 4 पार्ट्स में कुल 30 सिद्धांतों को समझा। लेकिन ये किताब, ये 30 सिद्धांत सिर्फ कुछ नियम या ट्रिक्स नहीं है। ये एक दर्शन है, एक जीवन शैली है, ये एक फंडामेंटल मानसिक परिवर्तन है। अपनी मैं की छोटी सी दुनिया से निकलकर दूसरों की दुनिया में सच्ची दिलचस्पी लेने का बदलाव। ये सहानुभूति, सम्मान और दया का दर्शन है। आज मैं आपको एक आखिरी चुनौती देना चाहता हूं। इस पूरी किताब में से अपना कोई एक पसंदीदा सिद्धांत चुनिए, सिर्फ एक, और अगले 7 दिनों तक उसे पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। इस सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर इन वीडियोस ने आपके जीवन में जरा सा भी मूल्य जोड़ा हो तो इस सीरीज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल द बुक योगी को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बन सकें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद हैं और इन सिद्धांतों की कलम से आप एक खूबसूरत कहानी लिख सकते हैं। धन्यवाद।